जी हाँ, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द नहीं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस विच इज सैलरी। तो आज एक एक शब्द, एक एक गाना जो मैं क्लास में गाने वाला हूं, एक एक मेरा थॉट आप तक क्लियर जाना चाहिए। नेटवर्क चेक कर लो, अपना नेटवर्क एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपका। बिल्कुल भी एक भी सेकंड के लिए नेटवर्क इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। वन ऑफ द गलत बोल रहा हूं भाई मैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस विच इज सैलरी, और जिसकी इंपॉर्टेंस नॉन नेगोशिएबल है भाई। इसका एक मैंडेटरी क्वेश्चन, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस का एक मैंडेटरी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, वैसे सैलरी का एक मैंडेटरी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम योर एग्जाम स्टैंड पॉइंट। प्लीज बहुत अच्छे से करना। आई होप आपने लास्ट क्लास का होमवर्क प्रॉपर्ली किया होगा और तब ये वीडियो लेक्चर उठाया होगा। जो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही भाई हिदायत है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले खत्म करो, उसके बाद अगले चैप्टर पे आओ, तो ही आप प्रॉपर्ली अपना पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, तो ही प्रॉपर्ली आप आगे की क्लास बहुत अच्छे से कर सकते हो। वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी कि आपने पहले की क्लास का होमवर्क किया नहीं, आपने पहली क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन किए नहीं, अगली क्लास पे जंप कर गए, पहली क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आया ही नहीं, तो जब आप रिविजन करोगे बिल्कुल गोल डब्बा, बिल्कुल खाली आपका मेमोरी पार रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल की क्लास का होमवर्क करना, ठीक है। चलो तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन इज डेडिकेटेड टू द हेड सैलरी। अब आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि सर ऐसा क्यों है कि अलग अलग जो अलग अलग भाई हेड्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। आपको सबको पता है अलग अलग हेड्स क्यों बनाए हैं गवर्नमेंट ने। अलग अलग हेड्स भाई इसलिए बनाए हैं गवर्नमेंट ने ताकि वो अलग अलग हेड्स पे अलग अलग टैक्स का रेट लगा सके, अलग अलग हेड्स पे अलग अलग डिडक्शंस दे सके, एक्सपेंसेस का अलाउंस दे सके, अलग अलग तरह की इनकम को टैक्स कर सके। हर तरह की इनकम अलग अलग है भाई। कैपिटल गेन की इनकम अलग है, पीजीबीपी की इनकम अलग है, सैलरी की अलग है, हाउस प्रॉपर्टी की अलग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक इनकम को ना अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके उनमें से जो आपको खर्चे माइनस करने का परमिशन देती है, उसके बाद जो नेट फिगर आती है वो आपकी इनकम टैक्सेबल होती है, जो सैलरी में टैक्सेबल होती है या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, पीजीबी में टैक्सेबल होती है। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, अकाउंट्स में याद है आपको, अकाउंट्स में आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम लिखते हो, डेबिट साइड पे सारे के सारे खर्चे लिखते हो, जो नेट प्रॉफिट आता है वो आपका अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट होता है। बस बिल्कुल उसी तरह से हम सैलरी चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि सैलरी हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम को हम टैक्स करेंगे, फिर कौन कौन से एक्सपेंसेस को हम लोग टैक्स करेंगे, और जो नेट फिगर आएगी ना उस पर हम टैक्स पे करेंगे। ऑफ कोर्स सारे हेड का इकट्ठा मिला के टैक्स पे होता है, तो हर एक हेड का हम इनकम कंप्यूट करना सीखेंगे कि भाई टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट होती है हर एक हेड की, ठीक है। और आज जो हम हेड शुरू करने जा रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी का जो भाई आइडेंटिफिकेशन होता है कि सर ये वाली इनकम सैलरी है, ठीक है। कैसे आप पता लगाओगे कौन सी इनकम सैलरी है, ये इनकम सैलरी है या ये इनकम सैलरी है। तो सैलरी को पता लगाने का बड़ा ईजी सा तरीका है भाई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देता है उसे कहते हैं सैलरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटाज, बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, उन्होंने हजारों लाखों एम्प्लॉयज रखे हुए अपने पेरोल पे और उनको सैलरी इनकम देते हैं। बदले में जो एम्प्लॉय है उन्हें क्या करना होता है, सारे हुक्म मानने होते हैं अपने एम्प्लॉयर के। जी हाँ, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है। सारे हुक्म जो अपने मास्टर के हैं, सारे हुक्म जो अपने एम्प्लॉयर के हैं वो मानने पड़ेंगे एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयर जितने बजे कहेगा उतने बजे एम्प्लॉय को ऑफिस में आना पड़ेगा। एम्प्लॉयर जहां कहेगा वहां एम्प्लॉय को आना पड़ेगा। एम्प्लॉयर जो काम कहेगा वो एम्प्लॉय को मैंडेटरी करना पड़ेगा। एम्प्लॉय अपनी मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चला सकता। एम्प्लॉयर के डायरेक्शंस पे एम्प्लॉय को काम करना पड़ता है। एम्प्लॉयर के इशारों पे एम्प्लॉय को सारा काम करना पड़ता है। भाई ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है जिससे मैं कहता हूं कि भाई हाँ, ये वाली सैलरी जो है ना, ये वाली जो इनकम है ना, ये सैलरी है, ये आइडेंटिफिकेशन है। इससे पहचान में आता है कि हाँ ये सैलरी है। तो अगर आप कोई इनकम कमा रहे हो, अगर आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है जो किसी का हुक्म का पालन करने से हो रहा है, तो उसे कहते हैं सैलरी। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना जरूरी है,
ठीक है। अब जरूरी नहीं है भाई कि वो मास्टर जो है वो आपका शोषण कर रहा है, ऐसे बेल्ट निकाल रहा है और आपको बेल्ट से ऐसे झटका के कह रहा है चलो ये काम करो, चलो ये काम करो। ऐसा कुछ नहीं भाई, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। कभी आप सोचो जी सर वो हमें बेल्ट से मारेगा क्या, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या मास्टर सर्वेंट? नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस एक टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी डिवाइस करी गई है, जिसका मतलब ये है कि एक बंदा हुक्म देने वाला है, दूसरा बंदा हुक्म का पालन करने वाला है। जो भी पेमेंट इस रिलेशनशिप के तहत होती है, जो भी पेमेंट इस प्रोसीजर में पेमेंट होती है, उसको हम कहते हैं सैलरी। और वो सैलरी भाई सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। ये आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है सैलरी का। सैलरी को आइडेंटिफाई करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हाँ, जो भी इनकम मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के तहत आती है उसे बोलते हैं सैलरी। ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रख रहा हूं, तुम बता देना ये सैलरी है या नहीं है। ठीक है, तुम्हें बताना है ये सैलरी है या नहीं है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं तुम्हारे आगे। भाई मिस्टर एक्स वर्क करते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड में। एक्चुअली मिस्टर एक्स जो है वो CM में है, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। और वो कहां काम करते हैं? वो काम करते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड में। जो सैलरी मिस्टर एक्स को मिलती है साल की, वो मिलती है भाई ₹12 लाख। जो सैलरी मिस्टर एक्स को मिलती है साल की वो है ₹12 लाख। सैलरी में भाई परक्विजिट होते हैं, अलग अलग तरह की सैलरी में कंपोनेंट्स होते हैं, और सारे सब कुछ मिला के जो भाई आपका जो भी बनता है वो सारा का सैलरी है 12 लाख रुपीस। तो मंथली हमारे मिस्टर एक्स को भाई मिल जाता है 12 लाख रुपए डिवाइड बाय 12, फिर माइनस होगा टैक्स, फिर कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट, सोशल बेनिफिट माइनस होंगे, नेट सैलरी हम मिस्टर एक्स को मिलती है भाई महीने के महीने। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हुआ ये कि भाई मिस्टर एक्स के पास ना एक पुराना घर था, उनके भाई फादर का घर था, जो उनके फादर के विल के थ्रू मिस्टर एक्स को मिला था। तो मिस्टर एक्स मालिक थे उस घर के, ठीक है। और वो जो घर था वो हमारा जो ऑफिस था ABC प्राइवेट लिमिटेड के, उसके बिल्कुल पास था, 5-10 मिनट की दूरी पे था। और मिस्टर एक्स उसको यूज नहीं कर रहे थे, खाली छोड़ रखा था मिस्टर एक्स ने। तो भाई हुआ ये कि मिस्टर एक्स ने फैसला किया कि मैं इस घर को बेच दूंगा। और मिस्टर एक्स ने एक उस वाले घर पे एक बोर्ड लगा दिया फॉर सेल, और अपना मोबाइल नंबर दे दिया मिस्टर एक्स ने। उस घर को बेचने का फैसला किया मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स के पास एक घर था। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने राह में आते जाते, जब भाई गाड़ी में थे वो, तो गाड़ी में उन्होंने आते जाते भाई वो घर देखा, और देखा ऑफिस से इतना पास है तो क्यों ना हम ये घर ले लें, खरीद लें। क्यों खरीदेगी कोई कंपनी घर? इसलिए खरीदेगी कि भाई कंपनी के पूरे इंडिया से लोग आते हैं विजिट करने के लिए, इंजीनियर्स आते हैं विजिट करने के लिए, एम्प्लॉइज आते हैं विजिट करने के लिए, गेस्ट आते हैं विजिट करने के लिए। उनको रखने के लिए ना होटल बुक करना पड़ता है। अगर हम एक घर खरीद लें तो उसे गेस्ट हाउस बना देंगे, वहां एक भाई अपना एक कुक रख देंगे, साफ सफाई करने वाला रख देंगे, हमारा पैसा बचेगा, हमारा बेनिफिट होगा। तो इसलिए ABC लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने क्विकली कॉल किया उस नंबर पे और फोन पे बात करी। हेलो जी, आपका एक घर है यहां पर, आप इसे बेचना चाहते हैं, मैं ABC प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बोल रहा हूं, प्लीज आप ये घर हमको बेच दीजिए। मिस्टर एक्स ने पहचान लिया, अरे ये तो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो मिस्टर एक्स ने हाथ किया तो उनको कहा, अरे सर मैं तो आपकी कंपनी का ये एम्प्लॉय हूं। जी हाँ, मैं हूं मिस्टर एक्स, एम्प्लॉय नंबर 148236, और मैं यहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मैं CM में हूं, और मैं ही इस घर का ओनर हूं, और मैं ही इस घर को बेच रहा हूं। तो वहां का डायरेक्टर खुश हो गया, उसने कहा अरे वाह, ये तो घर की बात हो गई, चलो मैं ऑफिस आता हूं, फिर तुमसे बात करता हूं। और ऑफिस आकर मिस्टर एक्स से बात करी गई, तो कंपनी ने मिस्टर एक्स के साथ एक डीलिंग करी, और मिस्टर एक्स से वो घर पूरा का पूरा खरीद लिया। और बदले में मिस्टर एक्स को जो रेम्यूनरेशन दिया वो दिया 42 लाख रुपीस। 42 लाख रुपीस का घर मिस्टर एक्स से भाई खरीद लिया। किसने खरीदा? कंपनी ने खरीदा। किसने खरीदा? कंपनी ने खरीदा। और मिस्टर एक्स को कितना पैसा दे दिया? मिस्टर एक्स को दे दिया 42 लाख रुपीस, मिस्टर एक्स को दे दिया कंपनी ने। अब मेरा तुमसे सवाल यह है कि कंपनी ने मिस्टर एक्स को एक तो सैलरी दी, कंपनी ने मिस्टर एक्स को ही सेल्स कंसिडरेशन दिया, जो घर के रूप में दिया, घर ले लिया और सेल्स कंसिडरेशन दिया। तुम्हें चैट बॉक्स में यह बताना है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिस्टर एक्स की सैलरी इनकम कितनी है तो तुम कितनी बताओगे? जरा चैट बॉक्स में बता दो। मिस्टर एक्स को ABC से कितनी सैलरी मिली, जरा चैट बॉक्स में बता दो। सवाल समझ में आया मेरा? सबसे पहले बताना जरा, सवाल समझ में आया? मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सैलरी इनकम कितनी मिली मिस्टर एक्स को एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से, तुम मुझे ये बता दो। वाह शाबाश, वेरी गुड, करेक्ट। एक ने भी गलत जवाब नहीं दिया, एक ने भी, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड आंसर भाई। सैलरी इनकम फिर भी क्या रहेगी, 12 लाख ही रहेगी। माना वो एम्प्लॉयर ने दी है, लेकिन सुनना, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिश्ते के नाते नहीं दी, ओनर सेलर और बायर के रिश्ते के नाते दी है। ये जो 42 लाख दिया है एबीसी ने एक्स को दिया, ये भी एबीसी ने है, लेकिन ये जो एबीसी ने दिया है 42 लाख, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की वजह से नहीं दी, बाय और सेलर के रिलेशनशिप की वजह से दी। बायर है, दूसरा आदमी सेलर है। तो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हो जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की वजह से ना हो भाई, मास्टर सर्विस रिलेशनशिप की वजह से ना हो, इंडिपेंडेंट हो, तो वो इनकम आपकी सैलरी में नहीं आएगी। सैलरी हेड में सिर्फ वो वाली इनकम टैक्स होगी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से अराइज हो रही होगी। जो इनकम अराइज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से होगी, वही इनकम सैलरी इनकम में आएगी, भले ही फिर वो आपके एम्प्लॉयर ने क्यों ना दी हो, कोई और इनकम नहीं आएगी। अब तुम लोग मुझे बता दो, एक एडवांस क्वेश्चन पूछता हूं भाई, ये जो इनकम है ये मिस्टर एक्स किस हेड में टैक्स करेंगे? ये जो इनकम है सेल्स कंसिडरेशन, ये मिस्टर एक्स किस हेड में टैक्स करेंगे? कौन सा वो इनकम का हेड है जिसमें वो ये टैक्स करेंगे? 42 लाख कहां जाएगा? वेरी गुड, परफेक्ट नितिन, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड रिया, तुषार, वेरी गुड, वेरी गुड, मुक्ति, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, सबका जवाब बिल्कुल सही। ये जाएगा भाई कैपिटल गेन के हेड में, ये जाएगा कैपिटल गेन के हेड में। भले ही एम्प्लॉयर से ही पैसा आया है, अरे भाई पैसा कहां से आया? एम्प्लॉयर से ही आया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका जो नेचर है वो भाई सैलरी के नेचर का नहीं है। वो किस नेचर का है? वो कैपिटल गेन के नेचर का है। अगर वो कैपिटल गेन के नेचर का है तो हम उसका डिस्कशन किस चैप्टर में करेंगे? कैपिटल गेन के चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में हम किस चीज का डिस्कशन करेंगे? वो तमाम इनकम का जो सैलरी के अंडर, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंडर जो भाई हमारे एम्प्लॉई को मिली है, हम इस वाले चैप्टर में सिर्फ वो डिस्कशन करेंगे। हम बिल्कुल भी और कोई नेचर की इनकम को यहां पर टैक्स नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो सर हमें समझ में आई कि सैलरी हेड में सिर्फ वो वाली इनकम टैक्स हो सकती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के तहत टैक्स होगी। ठीक है, वही होगी बस। पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी। तो पेमेंट जो होनी चाहिए वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप की कैपेसिटी में पेमेंट करे। अगर एम्प्लॉयर ने किसी और कैपेसिटी में पे करी है तो वो सैलरी के हेड में नहीं आएगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया, यहां पर एम्प्लॉयर ने बायर के भाई हैसियत से ये पैसे दिए, एम्प्लॉयर की हैसियत से 42 लाख रुपए नहीं दिए। बायर, खरीदार हूं मैं, खरीदार है ना, तो 42 लाख रुपए खरीदार बन के दिए, एम्प्लॉयर बन के नहीं दिए, तो ये सैलरी इनकम में नहीं आएगा। कौन सा सैलरी इनकम में आएगा भाई? जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के तहत, मतलब जो सैलरी मिल रही है, जो ऑफर लेटर में लिखा है उसके तहत जो इनकम आएगी वही सिर्फ सैलरी की इनकम में टैक्स होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई, अब ऐसे जैसे तुमने इसका सही जवाब दे दिया, ये हैं कुछ हमारे एग्जांपल्स। ठीक है, बिना आंसर देखे, आंसर लिखा है ऑल्दो, बट बिना आंसर देखे एक बार दिमाग लगाना, ठीक है, और मुझे आंसर बताना। टीचर रिसीव्स एमोल्यूमेंट्स इन काइंड फ्रॉम स्कूल इन विच ही टीचर्स। तो कोई टीचर है जिसको भाई कुछ बेनिफिट्स मिले इन काइंड। इन काइंड मतलब कैश में नहीं मिला भाई, उसको अपने स्कूल से कुछ मान लो इन काइंड कोई चीज मिल गई, जो सैलरी मिली वो कैश में नहीं मिली, मतलब एमोल्यूमेंट्स बेनिफिट्स जो मिले कैश में नहीं मिले, कुछ इन काइंड मिल गए। जैसे उन्हें कुछ कपड़े मिल गए, जूते मिल गए, घड़ी मिल गई, गिफ्ट स्कूल से मिल गई, इस तरह के कुछ इन काइंड में भाई हमारे एम्प्लॉय को चीजें मिल गई। क्या ये जो इन काइंड में चीजें मिली ये भी सैलरी के अंदर टैक्स होंगी? यस या नो जरा चैट बॉक्स में बता दो। जरा टैक्स चैट बॉक्स में बता दो। यस सर, सैलरी में टैक्स होगी। वेरी गुड गाइस। ठीक है, तो चाहे काइंड में आपको कोई चीज मिले अपने एम्प्लॉयर से, चाहे कैश में आपको कोई चीज मिले अपने एम्प्लॉयर से, टैक्स तो भाई वो सैलरी के हेड में ही होगी। उसका जो टैक्सिंग हेड है दैट इज सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी ही उसका टैक्सिंग हेड है। वेरी गुड आंसर। पर एमोल्यूमेंट मींस, शुभम पूछा एमोल्यूमेंट मींस बेनिफिट, एनी बेनिफिट, कोई भी चीज मिलना या कोई भी भाई बेनिफिट मिलना। जैसे मान लो एम्प्लॉय को भाई एक वर्ल्ड टूर करना है एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कहा जा तेरी एयरप्लेन टिकट्स मैं बुक करा दूंगा, तुझे नहीं बुक करानी मैं बुक करा दूंगा। एमोल्यूमेंट बेनिफिट मिला, कोई कैश में नहीं मिला, एम्प्लॉयर ने बेनिफिट उठा लिया।
ठीक है, बेनिफिट दे दिया मतलब, ठीक है, दैट इज एमोल्यूमेंट। चलो नेक्स्ट, अ टीचर ऑफ अ कॉलेज, तो एक कॉलेज का टीचर है भाई, जैसे अगर दिल्ली की बात करूं तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, किरोड़ीमल कॉलेज का टीचर है, जो यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया है और उसे पैसे मिले हैं आंसर शीट चेक करने के, तो वो पर्सन यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है, वो पर्सन कॉलेज का एम्प्लॉय है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उससे स्पेशली बुलाया है कि आओ मेरे पास पेपर, आंसर पेपर चेक करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो जो यूनिवर्सिटी से पैसे मिले टीचर को, क्या वो सैलरी है या नहीं है? बताओ यस या नो, चैट बॉक्स में बता दो, क्या ये सैलरी है या नहीं है? इज इट सैलरी और नॉट? परफेक्ट, ये सैलरी नहीं है। परफेक्ट, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर नहीं है, और जो पैसा एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत नहीं मिलता वो सैलरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी भाई एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर तो कॉलेज है ना, तो कॉलेज जो भाई पैसे देगा वो पैसे सैलरी की डेफिनेशन में आएंगे। ये जो पैसे मिल रहे हैं इनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोग टैक्स करेंगे, इनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोग टैक्स करेंगे, बिकॉज एम्प्लॉय रिलेशनशिप नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो इसे कहां टैक्स करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पेमेंट मेड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो तुम्हें बता दूं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो इलेक्टेड, वो हमेशा अपॉइंटेड होते हैं, मतलब वो इलेक्टेड हैं, वो वहां के मेंबर हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉय नहीं है। मेंबर पार्लियामेंट, जैसे आपने सुना होगा जया बच्चन भाई मेंबर पार्लियामेंट है ना, राज्यसभा की मेंबर है। इसी तरह हेमा मालिनी राज्यसभा की मेंबर है, शत्रुघ्न सिन्हा मेंबर है भाई मेंबर पार्लियामेंट। तो ये जो लोग होते हैं ये एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इनको एम्प्लॉय नहीं बोला जाता, इन्हें इंडिपेंडेंट पर्सन बोला जाता है, जो इलेक्ट होते हैं, जो जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, इन्हें भाई नॉमिनेट करते हैं कि हाँ ये दिग्गज लोग हैं सोसाइटी के, ये आएंगे पार्लियामेंट में तो कुछ अच्छा डिबेट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर मुद्दों पर, तो हमारा बेनिफिट होगा। इन्हें उस तरह से लाया जाता है, और ये एम्प्लॉय नहीं होते, किसी के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। तो क्या इनकी इनकम सैलरी होगी? नहीं सर, इनकी इनकम सैलरी नहीं होगी, इनकी इनकम क्या होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी इनकी इनकम, ठीक है सर। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म, आपने पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। क्या होती है पार्टनरशिप फर्म? जहां बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, पार्टनरशिप फर्म। अब वहां पर आपने सुना भी होगा सैलरी गिवन टू पार्टनर, आपने सुना होगा सैलरी गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को भाई सैलरी दी जाती है, राइट, सैलरी टू पार्टनर। अब आपको ये बताना है कि जो सैलरी दी गई है पार्टनर को, क्या वो सैलरी है, क्या वो भाई सैलरी इनकम में आएगी या किसी और इनकम में आएगी? नॉट टैक्सेबल है सैलरी। बताओ, पार्टनर को भाई सैलरी दी है, क्या वो सैलरी इनकम है? बताओ यस या नो। विशाल कह रहे हैं नो, वेरी गुड आंसर। रिया कह रही है पीजीबीपी, वेरी गुड, परफेक्ट। अरे भाई सुनो, जो पार्टनरशिप का पार्टनर है क्या वो एम्प्लॉय है पार्टनरशिप का? नहीं, वो तो मालिक है भाई, मालिक। पार्टनर तो मालिक होता है ना पार्टनरशिप फर्म का, वो तो ओनर है, को ओनर है वो तो क्या उसको जो इनकम दी गई, भले नाम सैलरी दे रहे हैं, चलो वो बात अलग है, देखो नॉमेनक्लेचर इररिलेवेंट होता है, नाम कुछ भी रख दो, ठीक है, नाम कुछ भी रख दो तुम, नाम छोड़ो तुम, ठीक है, बट क्या वो सैलरी है? क्या एम्प्लॉय रिलेशनशिप है पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। यहां जो रिलेशनशिप है दोनों, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर है, दोनों का एक ही है, दोनों ओनर हैं, दे आर द ओनर्स। तो जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को सैलरी मिलती है वो भी सैलरी हेड में नहीं आएगी, वो कहां टैक्स होगी? वो पीजीबीपी हेड में टैक्स होगी। चलो, सैलरी रिसीव बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द प्रोप्राइटरशिप फर्म। एक प्रोप्राइटर है, ठीक है, जैसे वन पर्सन है जो ओन करता है प्रोप्राइटरशिप फर्म, और उस प्रोप्राइटर को प्रोप्राइटरशिप फर्म से सैलरी मिलती है। तो क्या जो प्रोप्राइटर को प्रोप्राइटरशिप फर्म से सैलरी मिलती है, क्या वो टैक्सेबल है एज सैलरी? प्रोप्राइटर को जो प्रोप्राइटरशिप फर्म से जो सैलरी मिलती है, इज इट टैक्सेबल एज सैलरी? चैट बॉक्स में बताओ। प्रोप्राइटर मतलब जो एक ही पर्सन होता है ना, जो ओनर होता है अपने बिजनेस का, दैट इज नोन एज द प्रोप्राइटर। तो क्या प्रोप्राइटर की सैलरी? यस, वेरी गुड। नो, इट इज नॉट सैलरी, बिल्कुल। अच्छा, अगर इस हेड में नहीं टैक्स होती तो किस हेड में टैक्स होती है, बता दो जरा। अगर सैलरी हेड में नहीं टैक्स होगी तो किस हेड में टैक्स होगी? प्रोप्राइटर की सैलरी, ये भी बता दो सर। हाँ, टैक्सेबल सैलरी की तरह तो नहीं होगी, तो कहां टैक्सेबल होगी प्रोप्राइटर की सैलरी? मुक्ति ने कहा है IFOS में, बुशरा कह रही है पीजीबीपी में, खुद का ही पैसा है उसका, दिया कह रही है, वेरी गुड, दिया का जवाब बिल्कुल सही, वेरी गुड दिया। लीजा कह रही है पीजीबीपी में, शेख ज़वीना कह रही है पीजीपी, अनुष्का पीजीपी, गलत जवाब, सबका गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। जो सैलरी प्रोप्राइटर को मिलती है भाई, जो सैलरी प्रोप्राइटर को मिलती है अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म से, वो टैक्सेबल ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म ने ऑलरेडी उस पर टैक्स पे किया हुआ होता है।
तो प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्रोप्राइटर दोनों एक ही बात होती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे प्रोप्राइटर ने अपनी एक जेब से पैसा निकाला, दूसरी जेब में डाल दिया। सो प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटरशिप फर्म दोनों एक ही बात होती है। दे आर वन एंड द सेम पर्सन, दे आर नॉट टू पर्संस, दे आर वन एंड द सेम पर्सन। वो दो अलग अलग पर्सन है ही नहीं। तो एक बार जब इनकम भाई टैक्स हो रही होती है, जब इनकम टैक्स आप पे कर रहे होते हो, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म की जितनी इनकम है उस पर आप इनकम टैक्स पे कर देते हो, ठीक है, एज अ प्रोप्राइटर ही पे करते हो। और बस फिर वो सारा पैसा चाहे प्रोप्राइटर अपनी जेब में भी रख ले तो भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप फर्म एक ही बात होती है, तो दोबारा टैक्सेबल होती नहीं। पहली बार में पीजीबीपी में टैक्स होती है। तो जो सैलरी आप प्रोप्राइटर को दोगे वो अलग से टैक्स नहीं होगी, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म की इनकम टैक्स होगी। इज नॉट एन इनकम, तो ये इनकम है ही नहीं। As proprietor and proprietorship firm, the same person and no one can earn from himself. Remuneration to director, भाई डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन पे होती है वो क्या सैलरी होती है? तो अब यहां पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जो हमारा डायरेक्टर है वो एम्प्लॉई है कंपनी का, जैसे डायरेक्टर भी ना दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो एम्प्लॉय नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो एम्प्लॉय नहीं होता भाई, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो भाई इंडिपेंडेंट होता है और उसको जो आप पेमेंट देते हो वो सैलरी नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय है नहीं आपका। दूसरा होता है डिपेंडेंट डायरेक्टर, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, फाइनेंस डायरेक्टर हो गया, इनको सैलरी मिलती है, इनका सैलरी हेड पे टैक्सेबल होता है। तो डिपेंड करता है डायरेक्टर कौन है। क्या डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ऐसा डायरेक्टर जो भाई एम्प्लॉय है ही नहीं कंपनी का, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो क्या डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसकी सैलरी की तरह टैक्स नहीं होती। अगर डायरेक्टर डिपेंडेंट डायरेक्टर है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, और भी फाइनेंस डायरेक्टर होते हैं, कई तरह के डायरेक्टर होते हैं, अगर उस तरह का डायरेक्टर है तो भाई उसकी सैलरी जो है वो सैलरी की तरह टैक्स होती है। तो एग्जाम में आपको दिया हुआ होगा कि भाई एमडी है कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको सैलरी मिली है, बताओ टैक्सेबल है सैलरी में? हाँ बिल्कुल है। फिर दिया होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्या उसकी सैलरी टैक्सेबल है? नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है ना वो, उसकी मनमर्जी है। वो बस आता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, डिसीजन को पुख्ता करने के लिए, और वो चला जाता है डिसीजन लेने के बाद। अब मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल, ठीक है। मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उस कंपनी का नाम था ड्राफ्ट एफसीबी उल्का। तो वो एडवर्टाइजमेंट करती थी फिल्म इंडस्ट्री में, भाई वो मार्केटिंग, पीआर मार्केटिंग की कंपनी थी। तो उसके अपने डायरेक्टर्स थे, तो हम लोग भाई उसका ऑडिट कर रहे थे। तो ऑडिट करते करते जब डायरेक्टर्स का रजिस्टर हम देख रहे थे, तो रजिस्टर देखते देखते हम लोगों ने एक नाम देखा उनके डायरेक्टर में, वो नाम था अनिल कपूर। अब अनिल कपूर मैंने नाम देखा, मैंने कहा अनिल कपूर तो कोई भी हो सकता है, मतलब मेरा दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि ये अनिल कपूर वही अनिल कपूर है जिनको हम जानते हैं ना, झकास है, झकास, वो अनिल कपूर। मुझे ऐसा लगा वो अनिल कपूर, मतलब मुझे क्लिक नहीं हुआ ये बात, ठीक है। बट जब हम उस डायरेक्टर की डिटेल्स देख रहे थे तो वो अनिल कपूर मुंबई में रहते थे, ठीक है, और उनका एड्रेस भी वहां लिखा हुआ था। मैंने जब गूगल किया तो वही अनिल कपूर निकले जो अनिल कपूर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अनिल कपूर हैं, झकास वाले अनिल कपूर, है ना। अब मैं एकदम मतलब वो हो गया, एकदम एक्साइट हो गया। मैं फटाफट सीएफओ के पास गया, मैंने कहा सर ये अनिल कपूर कौन है? तो सीएफओ ने कहा आप सही समझ रहे हैं, अनिल कपूर वही है जो फिल्म इंडस्ट्री वाले अनिल कपूर हैं। मैंने कहा लेकिन मैंने इन्हें कभी ऑफिस में तो आते देखा नहीं। तो मुझे सीएफओ ने बताया नहीं भाई नहीं, ये ऑफिस नहीं आते, ये कोई कंपनी में रोल नहीं पे करते, ये कोई मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं करते। मैंने कहा तो फिर इनका काम क्या, क्यों रखा हुआ है इनको डायरेक्टर? तो सीएफओ ने बताया इनको डायरेक्टर इसलिए रखा हुआ है कि क्योंकि ये हमारे डायरेक्टर हैं, इस वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस आता है और वो लोग हमें प्रोजेक्ट देते हैं। एडवर्टाइजिंग के प्रोजेक्ट होते हैं ना, लोग हमें प्रोजेक्ट देते हैं क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा अनिल कपूर इनका डायरेक्टर है, अरे वाह, तो उन्हें हमें प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिनका कोई काम नहीं होता कई बार ऑफिस में, है ना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोलते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ कंपनी में कोई और बेनिफिट देने के लिए है। जैसे अनिल कपूर जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए है, कंपनी की रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए, कंपनी की गुडविल बढ़ाने के लिए अनिल कपूर को भाई रखा हुआ है हमारे बोर्ड में, ठीक है। सो अगर डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसकी इनकम जाएगी। अगर डायरेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब एम्प्लॉय है, तो सैलरी में उसकी इनकम जाएगी। लेकिन एक चीज है, जो डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलती है, सिटिंग फीस मतलब मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग होती है ना, बोर्ड मीटिंग होती है, वहां बैठने की जो डायरेक्टर को फीस मिलती है विच इज सिटिंग फीस, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चाहे डिपेंडेंट डायरेक्टर को मिले चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिले। सिटिंग फीस इज नेवर इज नेवर कंसिडर्ड एज सैलरी, क्योंकि जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई भी डायरेक्टर आपका बैठता है, वो एम्प्लॉई की हैसियत से नहीं बैठता, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन की हैसियत से बैठता है जो कंपनी का भला चाहता है। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉई की हैसियत से बैठेगा
तो दबाव में रहेगा। तो बोर्ड मीटिंग में जब भी कोई भाई डायरेक्टर बैठता है तो फिर वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह बैठता है, एम्प्लॉई की हैसियत से नहीं बैठता। तो जो डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस मिलती है वो कभी भी सैलरी की तरह टैक्स नहीं होती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह, IFOS की तरह टैक्स करी जाती है। नेक्स्ट, पेंशन रिसीव बाय विडो और लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉई। डिसीज एम्प्लॉय मतलब डेथ जिस एम्प्लॉय की हो जाती है। भाई कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, जो आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, जो आप फैक्ट्री में भाई वर्क कर रहे हो, उसमें ना एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। और डेथ जो होती है रिटायरमेंट के पहले हो या रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो कंपनी ये फैसला करती है कि हम आज के बाद एम्प्लॉय जितनी सैलरी ड्रॉ कर रहा था उसकी आधी सैलरी जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय की वाइफ को दे देंगे या एम्प्लॉय के बच्चों को दे देंगे, क्योंकि उनके घर में बच्चे छोटे हैं और गुजर बसर करने के लिए कोई पर्सन नहीं है जो अर्निंग कर सके। तो हम किसको सैलरी देंगे भाई? हम सैलरी देंगे उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को। तो आधी सैलरी जो एम्प्लॉय को मिलती थी उसकी 50% सैलरी हम उसकी वाइफ को देंगे फॉर एवर, मतलब जब तक वाइफ जिंदा है तब तक हम वाइफ को सैलरी देंगे। अब तुम लोग चैट बॉक्स में बता दो कि क्या ये सैलरी की इनकम में टैक्स होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये सैलरी ही तो है। तो जी हाँ, ये सैलरी की इनकम में टैक्स होना चाहिए। जरा चैट बॉक्स में बता दो, विल इट बी टैक्सेबल एज सैलरी? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर तो क्लियर सैलरी ही है। चैट बॉक्स में बता दो भाई। हाँ देखो नालायक, पहले पढ़ लो तुम, ठीक है, फिर बताना। ये तो मुझे सब पता है, तुम्हारे मार्क्स ना कम हो जाए तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो ना। हाँ देखो रिया कह रही है नो सर टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मुझे सब पता है, कहाँ से पता लगा तुम्हें अदर सोर्सेज में टैक्सेबल? सब पता है मुझे। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। खैर, तो भाई जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर्स को कुछ भी बेनिफिट दिया जाता है तो कभी भी सैलरी में टैक्स नहीं होता। रीजन बड़ा सिंपल सा है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ था, एम्प्लॉय की फैमिली के साथ नहीं था। तो हमने तो अपना मुद्दा एक ही रखा है ना भाई, जहां पेमेंट होगी एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से, वहीं पर भाई हम लोग टैक्स पे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी चैप्टर। जहां एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगा, जहां एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होगा, वहां हम सैलरी चैप्टर के हिसाब से बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करेंगे। हमने तो बड़ा छोटा सा बेंचमार्क रखा हुआ है, हमने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बेंचमार्क रखा हुआ है भाई, बड़ा क्लियर कट बेंचमार्क है हमारा। हम कोई डायग्रेस नहीं होने वाले इस बेंचमार्क से। तो अब तुम ही बता दो कि जो वाइफ है एम्प्लॉय की, क्या वो हमारा एम्प्लॉय थी? नहीं। क्या जो बच्चे हैं एम्प्लॉय के, क्या वो हमारे एम्प्लॉय थे? नहीं। उनको तो बस हम आउट ऑफ चैरिटी भाई दे रहे हैं वो पैसा। तो सैलरी की इनकम में नहीं टैक्स होगा। ये कहां टैक्स होगा? ये टैक्स होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलो अब मैं अपना एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब बताना अब क्या सैलरी की इनकम में टैक्स होगा या किसी और इनकम में टैक्स होगा, जरा बताना, ठीक है। मान लो एम्प्लॉय की हो गई डेथ, एम्प्लॉय का जो बेटा है वो 22 ईयर्स का है, उसकी एजुकेशन खत्म हो गई है, वो जॉब ढूंढ रहा है। तो हमने एम्प्लॉय के बेटे से कहा भाई तुम एम्प्लॉय जो तुम्हारे फादर थे उनकी जगह ले लो कंपनी में और तुम जॉब करना शुरू कर दो, जो हमें सैलरी फादर को दे रहे थे तुम्हें दे देंगे। बेटा मान गया, बेटा फादर की जगह कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो गया और सैलरी उसने अर्न करनी शुरू कर दी। अब बताओ क्या ये वाली इनकम सैलरी की तरह टैक्स होगी या अदर सोर्सेज की तरह टैक्स होगी? चैट बॉक्स में बता दो, एस या OS। ये इनकम सैलरी की तरह टैक्स होगी या अदर सोर्सेज की तरह टैक्स होगी? एस या OS? वेरी गुड, परफेक्ट भाई, ये सैलरी की तरह ही टैक्स होगी, क्योंकि हमने जो एम्प्लॉय है उसके बेटे को अपना एम्प्लॉई बना लिया। परफेक्ट। ये सैलरी की तरह टैक्स होगी। हमने क्या किया, उसके बेटे को भी अपना एम्प्लॉय बना लिया, तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ गया ना। और जैसे ही एम्प्लॉयर रिलेशनशिप आ गया वैसे ही ये जो इनकम है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। सो इट विल बी टैक्सेबल एज सैलरी। वेरी गुड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय जजेस। अब जजेस का ना भाई एक बड़ा स्पेशल बात होती है भाई, ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है हमारे जनरल रूल का। जो जजेस होते हैं ना उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाता, वो भाई कॉन्स्टिट्यूशन से अपॉइंट होते हैं, उन्हें अपॉइंट कहा जाता है, वो मेंबर है। अगर उन्हें एम्प्लॉय बना देंगे ना गवर्नमेंट का, तो जितने भी केसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़े जाते हैं उन सब में एम्प्लॉय तो भाई बायस्ड होता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए बायस्ड होगा ना। तो जज जो होता है उसकी सैलरी कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं करती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से पे करी जाती है।
सो जज इज नेवर एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो जजेस हाई कोर्ट के जज होते हैं, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट के भाई जज होते हैं, वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते। उनकी सैलरी को पे करने का जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कमिटी या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वो पे करता है। तो जजेस आर नेवर एम्प्लॉईज। जजेस कभी भी एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि जजेस किसके एम्प्लॉय होंगे? गवर्नमेंट के। अगर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हुए तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने केसेस आते हैं उनमें तो बायस हो जाएंगे जजेस हमारे। तो जजेस कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते। तो जजेस का स्टेटस कभी भी एम्प्लॉय का नहीं होता। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि उनको सैलरी के हेड में ही टैक्स करो। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं जजेस के केस में सैलरी चैप्टर में। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कोई बात नहीं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको भाई सैलरी चैप्टर के अंदर ही टैक्स करोगे। सो जजेस का जो इनकम टैक्स होती है वो सैलरी चैप्टर में ही टैक्स होती है। दैट इज द लॉजिक। टैक्सेबल अंडर सैलरी इवन दो दे आर नॉट हैविंग एन एम्प्लॉयर, उनका एम्प्लॉयर नहीं होता, फिर भी वो सैलरी टैक्सेबल सैलरी चैप्टर में ही करेंगे। चलो नेक्स्ट है भाई फोरगोइंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी। नेक्स्ट टॉपिक फोरगोइंग ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी। क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस? आओ देखते हैं। ओके तो दो वर्ड्स यहां पर लिखे हुए, फोरगोइंग ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आओ समझते हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूं तुम्हें क्या होता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी। अपनी सैलरी को फोरगो कर देना किसी अच्छे काम के लिए। मैं देता हूं इसका एक छोटा सा एग्जांपल। भाई मैं वर्क करता था केपीएमजी में डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में वर्क करता था। और जब मैं केपीएमजी में डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में वर्क करता था तो कई बार कुछ नेचुरल कैलामिटी आती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई आज से करीबन 5, 6, 7, 8 मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे। आज से 10 साल पहले गुजरात के भुज इलाके में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसकी वजह से पूरा भुज एकदम तहस नहस हो गया था। सारे घर गिर गए थे, सब लोग मतलब प्रॉब्लम में आ गए थे। सब लोग अपने भाई घरों से हाथ धो बैठे थे। और इसी तरह की नेचुरल कैलामिटी पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत सारी बार आती रहती है भाई। ठीक है, उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोगों से एक अपील करी थी कि भाई आप प्रधानमंत्री के जो कोष है, प्रधानमंत्री का जो फंड है, उसमें पैसे डिपॉजिट कराओ, कुछ हमें मतलब बेनिफिट पहुंचाओ, ताकि हम मतलब लोगों की हेल्प कर सकें। लोगों के पास खाने के लिए फूड नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लोगों के पास बिस्तर नहीं है, तो हम उनकी बेनिफिट कर सकें, हम उनका फायदा कर सकें, तो आप प्लीज हमें कुछ बेनिफिट करो। तो केपीएमजी ने एक भाई मुहिम चलाई थी। केपीएमजी ने सारे अपने एम्प्लॉयज को कहा था कि हम एम्प्लॉयज की अब जो भी मंथली सैलरी है उस सैलरी में से कुछ एक छोटा सा अमाउंट डिडक्ट करेंगे और वो पैसा गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उन्होंने एम्प्लॉय से परमिशन ली थी कि क्या हम आपकी सैलरी को डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मेरी सैलरी है 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज, तो उसमें से 1,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा और मेरे को कितना मिलेगा? मेरे को मिलेगा 49,000 रुपीज। और जो केपीएमजी है वो 1,000 रुपीज कहां दे देगी? केपीएमजी 1,000 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भुज के लोगों का बेनिफिट करने के लिए दे देगी। ठीक है, तो ऐसा स्कीम था जो केपीएमजी ने बोला था और मैंने अपना एक्सेप्टेंस दिया था कि हाँ मेरी सैलरी में से आप 1,000 रुपीज निकाल दो और आप भुज के लोगों को दे दो और मुझे आप 49,000 रुपीज दो। अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है कि जो हमारा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, मेरा अमाउंट जो मैं एम्प्लॉय हूं, वो 50,000 टैक्सेबल होगा या 49,000 टैक्सेबल होगा? चैट बॉक्स में जवाब। जो अमाउंट सैलरी की तरह टैक्स होगा वो 50,000 मेरे हाथ में टैक्स होना चाहिए या 49,000 मेरे हाथ में टैक्स होना चाहिए? चैट बॉक्स में जरा बता दो मेरे हाथ में कितना अमाउंट टैक्स होना चाहिए। इज इट 50,000 और इज इट 49,000? कितना अमाउंट मेरे हाथ में टैक्स होना चाहिए? वाह, रूबी, बुशरा, रिया, अनुष्का, मुक्ति, सारी लड़कियों ने सही जवाब दिया। निकिता, लीजा, सारी गर्ल पावर कहते हैं, गर्ल पावर। राजू कुमार, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट। बॉयज कहां गए? आज सारे के सारे गर्ल्स एक्टिव हैं, बस बॉयज तो एक्टिव है ही नहीं। सौगाता दास,
रवि तिवारी, चेतन, औकोर प्रभोकर, शुभम, तुषार, वैभव प्रताप सिंह, विशाल, कितने सारे तो बॉयज हैं, लिस्ट इतनी लंबी है। शुभम शर्मा कह रहा है 49,000। देखो भाई शुभम शर्मा 49,000 कह रहा है, बाकी सबका जवाब है 50,000। चलो अच्छा, मार्किंग देखो मैं बार बार भूल जाता हूँ, ऐसे ही होता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, और जहां मेरे मार्क बढ़ने होते हैं मैं गलती से अपने मार्क बढ़ाता ही नहीं, और तुम लोगों के मार्क बढ़ते रहते हैं। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो तुम लोग भी मुझे याद नहीं लाते, बहुत ज़्यादा चालू हो ना तुम। चलो भाई स्कोर हो गया 52:4, क्योंकि एक गलत जवाब आया शुभम शर्मा का जिसने 49,000 का है, बाकी सबने 50,000 जवाब दिया है, तो करेक्ट आंसर है 50,000। भाई अगर आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन आपकी इजाजत के बाद डिडक्ट हो रहा है किसी पर्पस के लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिली, इसका मतलब यह है आपको सैलरी मिली है और उसमें से आपकी स्वेच्छा से, आपकी मर्जी से उस सैलरी को कहीं यूज किया गया है। इसे बोलते हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी, और फोरगोइंग ऑफ सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। तो ये 1,000 रुपए जो आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है, यह आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, आपके हाथ में यह अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो पूरा 50,000 आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। आपकी मर्जी से, आपकी स्वेच्छा से आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी को डिडक्ट किया है और किसी पर्पस में लगाया है, किसी पर्पस में यूज किया है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको सैलरी नहीं मिली, सैलरी तो भाई आपको 50,000 ही मिली थी, लेकिन आपने वो सैलरी फोरगो कर दी, आपने सैलरी फोरगो कर दी, समझे? इसे कहते हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी। तो जो सैलरी फोरगो होती है, जो सैलरी भाई आप किसी पर्पस के लिए उसे सैक्रिफाइस करते हो, वो सैलरी टैक्सेबल तो आपके हाथ में ही होती है। तो 50,000 रुपए पूरा टैक्सेबल होगा, 49,000 टैक्सेबल नहीं, 50,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अब जो अगला वर्ड है वो है भाई सरेंडर ऑफ सैलरी। तो भाई आप बोलो कि अरे भाई सुनो, आप गवर्नमेंट से बोलो अरे भाई सुनो गवर्नमेंट, ये तो गलत बात है, देखो मैं तो किसी अच्छे काम के लिए अपनी सैलरी को मैं दे रहा था, भुज में लोगों की तबाही हुई है, मैंने उस पर्पस के लिए भाई अपनी सैलरी दी थी, तो कम से कम टैक्स तो मत लो इस सैलरी पे, मैं अपना सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो कम से कम सैलरी पे टैक्स तो मत लो। आपने गवर्नमेंट से कहा भाई देखो ऐसा मत करो, मैं तो अच्छे काम के लिए पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब आप 1,000 पे भी टैक्स ले रहे हो, भाई कम से कम इतना बेनिफिट तो दे दो मुझे कि उस पर टैक्स मत लो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आपको जो अपनी सैलरी कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, वो एक एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने अलग, देखो, और वो इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ ही बना 1961 में, ठीक है, जिस एक्ट का नाम है वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप अपनी सैलरी किसी पर्पस के लिए सरेंडर करना चाहते हो और चाहते हो उस पर टैक्स भी ना लगे, तो आप इस एक्ट के नियमों का पालन करो। ये एक्ट जहां कहता है वहां पर सैलरी को कंट्रीब्यूट करो, ये एक्ट जिस पर्पस के लिए कहता है वहां पर सैलरी को लगाओ, और अपने एम्प्लॉयर से भी बोल दो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो कंडीशन भाई पूरी होनी चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने ये किया तो हम आपकी सैलरी को टैक्सेबल नहीं मानेंगे, हम इसको नाम देंगे सरेंडर ऑफ सैलरी। ये लीगल भाई तरीका है अपनी सैलरी को लगाने का, कहीं अच्छे काम में लगाओ, अच्छे काम में, हम बेनिफिट भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस एक्ट का पालन करो, जो एक्ट है वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961। अगर आपने इस एक्ट का पालन किया और उसके अकॉर्डिंग सैलरी को कंट्रीब्यूट किया, हम आपकी सैलरी पे टैक्स नहीं लेंगे जितना पोर्शन आपने कंट्रीब्यूट कर दिया। सो सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट के तहत अगर मैंने 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया, अब देखो अगेन मैं अपना सेम एग्जांपल लेता हूं भाई, 50,000 रुपए मेरी सैलरी है, 1,000 रुपए मैंने कंट्रीब्यूट किया वॉलंटरी सरेंडर एक्ट के अकॉर्डिंग, VSA के अकॉर्डिंग मैंने अपना 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया। अब तुम लोग बता दो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 50,000 या 49,000, चैट बॉक्स में बता दो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 50,000 या 49,000। मैंने 1,000 VSA के अकॉर्डिंग मैंने सरेंडर किया, VSA के अकॉर्डिंग मैंने सरेंडर किया। वेरी गुड आंसर, 49,000, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सबका जवाब बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो VSA के अकॉर्डिंग सैलरी को आप दोगे, टैक्स फ्री हो जाएगी, अपनी मर्जी से दोगे टैक्स फ्री नहीं होगी, ये गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। दिस इज फोरगोइंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी इज अ legal word which has to be covered under the legal act, and that legality is to be taken care of. So that is the legal interpretation. ठीक है सर, बात समझ में आ गई। बेसिस ऑफ चार्ज, अब आओ देखते हैं सैलरी को हम टैक्स
किस बेसिस पे करते हैं, सैलरी को हम टैक्स किस बेसिस पे करते हैं। अब भाई जनरली जो सैलरी को पे करने का जो टेक्निक होता है वो क्या होता है, ठीक है। सपोज मेरे मार्च के महीने की सैलरी है, मार्च 2026 की मेरी सैलरी है, ठीक है। अब मेरी मार्च 2026 की सैलरी है। अब मेरे को जनरली वो कब तक मिलेगी, मेरे को जनरली उसको पे करने की जो डेट है वो है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। सैलरी मुझे कब मिलेगी, 7 अप्रैल 2026, 7 अप्रैल 2026 हमारा। ये देखो सुमित मंडल, ये यश का छोटा भाई लग रहा है मुझे, आज यश नहीं आया तो उसकी कमी सुमित मंडल पूरी कर रहा है। कह रहा है 1 पॉइंट हमारे, ठीक है भाई कोई बात नहीं। 52:5, ठीक है, 52:5, 1 पॉइंट तुम्हारा हो गया भाई, 52:5 ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। चलो तो भाई मार्च के महीने की सैलरी है, अच्छा मिलती कब है, अगले महीने की 7 तारीख तक मिलती है, 7 अप्रैल तक मिलती है। तो सैलरी, अब देखना 2 वर्ड यहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं। सैलरी अक्रू कब हुई, अक्रू, अक्रू का मतलब है तुमने सर्विसेज तो रेंडर कर दी और तुम्हें हक मिल गया सैलरी को फ्यूचर डेट पे लेने का। सैलरी अक्रू कब हुई, 31 मार्च 2026। सैलरी ड्यू कब बनी, ड्यू, ड्यू मतलब जब आपको मिलेगी, पेएबल, वो मिल गई 7 अप्रैल 2026। मैं आपको 2 वर्ड्स में डिफरेंस समझा रहा हूं भाई। अक्रू का मतलब अलग होता है, ड्यू का मतलब अलग होता है। हम इसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, हम इसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, अलग अलग मतलब हम इसे दोनों को मतलब अलग अलग जगहों पे सेम मीनिंग मानते हैं, लेकिन इसका सेम मीनिंग होता नहीं है, अलग अलग मीनिंग होता है भाई। अक्रू का मतलब होता है जब वो आपने जो सर्विसेज देनी थी वो सारी की सारी दे दी, आपने सर्विसेज जो देनी थी 31 मार्च तक पूरे महीने की सर्विसेज दे दी, तो सैलरी अक्रू हो गई। अक्रू माने जी हाँ आपको राइट है सैलरी लेने का, लेकिन आज नहीं, राइट है आपको सैलरी लेने का 31 मार्च को, लेकिन आज नहीं, 31 मार्च को नहीं है। राइट जो ड्यू होगी जब पेएबल होगी वो होगी 7 अप्रैल 2026। तो अक्रू और ड्यू में डिफरेंस। अक्रू और अराइज का मतलब बता दीजिए। अक्रू और अराइज का मतलब जब सैलरी मतलब मिलने के लिए जो आपको काम करना था आपने वो कंप्लीट कर लिया, जब आपको जो काम करना था वो आपने कंप्लीट कर लिया सैलरी मिलने के लिए, उसे कहते हैं अक्रू या अराइज। तो सैलरी अक्रू या अराइज कब होगी, 31 मार्च 2026। लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मार्च की जो सैलरी है जो अक्रू अराइज होगी 31 मार्च को, वो आपको पेएबल होगी 7 अप्रैल को। तो सैलरी ड्यू या पेएबल कब हुई, 7 अप्रैल 2026 को वो पेएबल हो गई, ठीक है। तो अब तो ये तो हो गई ड्यू भाई, ठीक है। सैलरी अक्रू कब हुई, 31 मार्च को, और सैलरी ड्यू कब होगी, ड्यू होगी भाई 7 अप्रैल को। तो एम्प्लॉई के हाथ में ये टैक्सेबल कब होगी, जिस दिन ये ड्यू होती है उस दिन भाई ये टैक्सेबल हो जाएगी। सो ड्यू हैपेंस ऑन द सैलरी इज ड्यू व्हेन इट इज टू बी पेएबल ऑन 7 अप्रैल 2026, ठीक है। एक बार पहले जरा आओ इसका रूल पढ़ते हैं। रूल कहता है सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो या तो ड्यू बेसिस पे सैलरी टैक्स होगी या फिर रिसीट बेसिस पे सैलरी टैक्स होगी, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, दोनों में से जो भी जल्दी होगा उस बेसिस पे आपकी सैलरी टैक्स होगी। मतलब ये सैलरी बताओ ड्यू कब हुई, ये सैलरी ड्यू हुई 7 अप्रैल को, तो भाई आपकी सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल कब होगी, 7 अप्रैल को ये सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। अब सपोज आपके एम्प्लॉयर को दया आ गई और आपके एम्प्लॉयर ने 5 अप्रैल को ही सैलरी को पे कर दिया, तो आपकी सैलरी टैक्सेबल कब होगी, आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी 5 अप्रैल को, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर जो पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है, सर कई बार ना हम मार्च की सैलरी फरवरी में ले लेते हैं एडवांस बोल के। हम अपने बॉस के पास गए, हमने उनसे कहा अरे सर बहुत ज़रूरत है भाई हमें घर में ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ हमें मार्च की सैलरी एडवांस दे दो। और आपको तो पता ही है मैं तो आपको लॉयल एम्प्लॉय हूँ, मैं कहाँ ही जाऊँगा, आप मुझे प्लीज़ मार्च की सैलरी एडवांस में दे दो सर प्लीज़। तो आपने अपने भाई एम्प्लॉयर से मार्च की सैलरी एडवांस में ले ली, फरवरी के मंथ में आपने अपनी मार्च की सैलरी ले ली, तो आपने एडवांस ले लिया फरवरी के मंथ में। अगेन हम रूल क्या लगाएंगे, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। ये सैलरी ड्यू तो होती है 7 अप्रैल को, लेकिन आपने रिसीव कब कर ली, आपने रिसीव कर ली फरवरी में, तो हम इसका टैक्स कब पे करेंगे, फरवरी में ही पे कर देंगे, फरवरी में आपकी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। क्योंकि देखो ईयर चेंज हो रहा है, ये ईयर है 26-27, ये ईयर है 25-26, ईयर चेंज हो रहा है। तो अगर ड्यू बेसिस पे टैक्स करोगे तो 7 अप्रैल मतलब अगले साल में पे करनी पड़ेगी, और अगर रिसीट बेसिस पे टैक्स करोगे तो फरवरी में पे करोगे, ठीक है। सो लॉ कहता है ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए आप उस पर टैक्स पे कर दो। तो हमारे केस में तो भाई फरवरी में ही हमें एडवांस मिल गया सैलरी का, फरवरी में एडवांस मिल गया, आप 25-26 में ही सैलरी का
टैक्स पे कर दो, आपको तो एडवांस मिल गई ना सैलरी, आप 25-26 में ही सैलरी का टैक्स पे कर दो। अक्रू को अर्नड कह सकते हैं, बिल्कुल, अक्रू का मतलब अर्न होता है, अर्न कब करिए, वेरी गुड, ठीक है। तो the principle is due और receipt, whichever is earlier, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा भाई उसको हम टैक्स कर देंगे, तो या तो ड्यू या रिसीट, जो भी अर्लियर होगा उस पर हम टैक्स पे कर देंगे अपना, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, एरियर सैलरी। क्या होता है एरियर सैलरी? एरियर सैलरी होता है भाई जब आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज होती है। हाँ, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो भाई मान लो आपका जो पीरियड है ना, आपका जो पीरियड अंडर कंसिडरेशन है वो है 1 अप्रैल 2027 से 2028, ये आपका पीरियड था जिसमें आपकी सैलरी बढ़नी थी, आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी बढ़ाई नहीं, ठीक है। आप चले गए कोर्ट में मुकदमा चला और 2030-31 में आप मुकदमा जीत गए, तो 2030-31 में आपको जो पैसे मिले वो 2027-28 के मिले, 28-29 के मिले, 29-30 के मिले, इसे बोलते हैं एरियर सैलरी। जब आपका इंक्रीमेंट हुआ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पिछले वाले इफेक्ट से, और तीनों साल की सैलरी आपको इकट्ठी कब मिली? 2030-31 में मिली, इसे बोलते हैं एरियर सैलरी। और एरियर सैलरी हमेशा जब भी मिलेगी, जब भी रिसीव होगी भाई, तब टैक्सेबल होगी, क्योंकि पहले से तो पता ही नहीं आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2027-28 में नहीं पता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, 28-29 में नहीं पता आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जब आपको एक्चुअली में वो मिली तब वो टैक्सेबल होगी, विच इज 2030-31, तो 2030-31 में ये सैलरी टैक्सेबल होगी, ठीक है। सो एरियर सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। और उसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि इस वाले कॉन्सेप्ट का एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है भाई, लेकिन आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल पता करने के लिए अच्छी चीज है, एक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है, बस इतना कर लो, बहुत है, एग्जाम में आने का चांस कम है इस वाले कॉन्सेप्ट का, ठीक है। ओके, तो आज जो देखते हैं क्या करते हैं। मिस्टर एक्स ज्वाइंड ए लिमिटेड फॉर सैलरी ऑफ ₹25,000 पर मंथ ऑन 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 को भाई मिस्टर एक्स ने ज्वाइन करी ए लिमिटेड, कितनी सैलरी पे? 25,000 रुपए सैलरी पे। इन द ईयर 2023-24 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वाज पेंडिंग, 23-24 का इंक्रीमेंट डिसीजन पेंडिंग था। On 1st December 2024, his increment was finalized as for 23-24 5,000 per month, for 24-25 7,500 per month. Such area salary received on 5th December 2024. तो 5th December 2024 को भाई उसको ना केवल करंट ईयर की एरियर सैलरी मिली, बल्कि पिछले ईयर की 2023-24 की भी एरियर सैलरी उसे कब मिली? 5th December 2024. Find the gross taxable salary. Further salary of April 2025 has also been received in advance on 15th March 2025. तो भाई कुछ इसमें ना मल्टीपल डेट्स लिखी हैं, और जहां भी मल्टीपल डेट्स लिखी हो ना, वहां पर हमेशा अच्छा रहेगा हर क्वेश्चन में आप समय रेखा बनाओ। इसे कहते हैं समय रेखा, इसे कहते हैं टाइमलाइन, ठीक है। हम लोग टाइमलाइन बनाएंगे और उन तमाम क्वेश्चन में जहां पर मल्टीपल डेट्स लिखी हैं हम इन टाइमलाइंस को यूज करेंगे। ये भाई अलग अलग डेट्स को डिनोट कर रहा है। तो हमारा जो ईयर है जिसकी हमें सैलरी निकालनी है वो ईयर है भाई 24-25। ईयर कौन सा है भाई? 24-25, ठीक है। सो 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, और एक्स लिमिटेड ज्वाइंड ए लिमिटेड फॉर सैलरी ऑफ 25,000 ऑन 1 अप्रैल 22 में ज्वाइन किया था, ठीक है। 1 दिसंबर 24 को डिसीजन आया, 1 दिसंबर 24 को डिसीजन आया इंक्रीमेंट का, और जो इंक्रीमेंट का डिसीजन मिला वो 23-24 के लिए भी मिला कि 5,000 रुपए सैलरी बढ़ के आएगी, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 को सबसे पहले तो मुझे मिली सैलरी 2023-24 की, कितने रुपए मिले? 60,000 रुपए, 5,000 रुपए इंटू 12, 5,000 रुपए इंटू 12, 60,000 रुपए मिले भाई, बढ़ के मिले, ठीक है। तो ये 23-24 के मिले, ठीक है। और क्या मिला भाई? और
जो हमारा 24-25 था उसमें बोला गया कि सैलरी जो इंक्रीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7500। 24-25 की जो सैलरी जो हमारा करंट ईयर है उसकी सैलरी मिलनी चाहिए 2500, ये और इंक्रीज करके मिला। तो 23-24 का इंक्रीमेंट था 5000 और 24-25 का इंक्रीमेंट था 7500, ऐसा हमको मिला। सच एरियर सैलरी वॉज रिसीव्ड ऑन 5 दिसंबर 2024। ठीक है, चलो 24-25 24-25 का जो इंक्रीमेंट है वो है 7500 पर मंथ। ठीक है, और ये सारी सैलरी जो हमें मिली वो कब मिली? 5 दिसंबर 2024। और ये हमारा ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 2025 को। अच्छा, ईयर खत्म होते होते तक हमने एक और हरकत कर दी भाई, अप्रैल की सैलरी एडवांस में ले ली 15 मार्च को। 15 मार्च को हमने अप्रैल की सैलरी एडवांस में ले ली। ये भाई 15 मार्च 2025, इसमें अप्रैल की सैलरी मतलब अप्रैल 2025 की सैलरी हमने एडवांस में ले ली। अप्रैल 2025 की सैलरी हमने एडवांस में ले ली। भाई समय रेखा बनाने का क्या फायदा? यह है समय रेखा। समय रेखा मतलब टाइमलाइन। टाइमलाइन बनाने का क्या फायदा? टाइमलाइन बनाने का ये फायदा, हमें हमारे सारे इवेंट्स बहुत अच्छी तरह एक ही चार्ट में दिख जाते हैं, तो हम क्वेश्चन को एनालाइज करके भाई अटेम्प्ट करने में इजी रहते हैं। एग्जाम में अगर आपको बनानी है रफ वर्क में बना वैसे फेयर वर्क में भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन साफ साफ बनाना ताकि एग्जामिनर को विजुअली समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको कच्चा पक्का बनाना है, रफ की तरह बनाना है, तो रफ पेज पे बनाना, फिर भाई सामने साफ साफ नहीं बनाना। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग भाई बात है इस वाली चीज़ को लेकर, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक बार फेस टू फेस क्लास ले रहा था डायरेक्ट टैक्स की, और मैंने सब बच्चों को कहा चलो भाई समय रेखा बनाओ। तो फिर बच्चे कहते हैं ठीक है सर, सब बनाने लगे। ठीक है, मैं हर क्लास में ही कहता था चलो आ जाओ समय रेखा को बनाते हैं, और बना के भाई हम देखते हैं क्वेश्चन को इजी करने में हमारी मदद करेगी समय रेखा। ठीक है, ऐसे बच्चे को मैंने बोला, तो मैं हर क्लास में यूज़ करने लगा ये वर्ड, है ना। तो कुछ क्लास बाद ना एक बच्चा उठा, बहुत शैतान बच्चा था वो। बच्चा उठ के मेरे को कहता है सर ये जो आप बार बार बोलते हो ना ये मत बोला करो। मैंने कहा क्या? समय रेखा। मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो वो कहता है कि सर रेखा मेरी बुआ जी का नाम है, तो मुझे ना अजीब सा लगता है, मुझे लगता है आप बुआ जी को बुला रहे हो, तो ना आप ये वर्ड मत यूज़, आप टाइमलाइन यूज़ कर लिया करो। मैंने कहा हे भगवान, क्या नालायक बच्चे होते हैं। तो उस दिन के बाद मैंने इस वाली ये जो लाइन है ना, फिर मैं समय रेखा नहीं बोलता, इस लाइन का मैंने नया नाम इजाद कर दिया, और अब मैं वही नाम यूज़ करा करूँगा। भाई ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? ये है बुआ जी लाइन, बुआ जी। तो जब भी मुझे समय रेखा मैं कहूंगा ना, तो मैं समय रेखा बनाओ, तो मैं समय रेखा नहीं कहूंगा, मैं हमेशा तो मैं कहूंगा बुआ जी को लेके आते हैं, चलो बुआ जी बनाते हैं। ठीक है भाई सर मेरी बुआ जी का नाम है, अच्छा तुषार की बुआ जी का भी नाम है वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो हमने बनाई बुआ जी। तो बुआ जी को लाने का यही फायदा है भाई, क्या फायदा है भाई कि बुआ जी बहुत मदद करती है हमारी, अच्छी होती है बुआ जी। और ये मदद क्या करती है कि वो हमारे को क्वेश्चन को समझने में एकदम से भाई इजी हो जाती है। चलो अब मुझे एक चीज बता दो भाई, ठीक है, अब मुझे एक चीज बता दो। देखो 1 दिसंबर 2024 को डिसाइड किया गया कि जो पिछले साल का इंक्रीमेंट होगा वो होगा 5000 2023-24 का, और 2024-25 जो हमारा ईयर है इसका जो इंक्रीमेंट होगा ये होगा 7500। तो 23-24 का इंक्रीमेंट 5000, 24-25 का 7500। तो 24-25 की जो टोटल इनकम होगी, जो टोटल सैलरी होगी, वो जरा बताओ कितनी होगी 24-25 की। तो ओरिजिनल सैलरी जिस पे उसने ज्वाइन किया था वो था 25,000, 23-24 में इंक्रीमेंट हुआ 5000, और 24-25 में इंक्रीमेंट हुआ 7500। तो 24-25 की अपनी सैलरी कितनी बन गई? इन तीनों का टोटल। बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में लिखो यस। बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में लिखो यस। बताओ जरा, बात समझ में आई कि हमारी 24-25 की मैं सैलरी निकाल रहा हूं। 24-25 की सैलरी कितनी निकली? 37,500। कैसे? 25,000 ओरिजिनल सैलरी,
23 का जो इंक्रीज आया 5000, 24 का जो इंक्रीज आया वो आया 7500। तो हमारी जो टोटल सैलरी 24-25 की निकली वो निकली 37,500। ठीक है, तो सबसे पहले जो टैक्सेबल इनकम होगी हमारी वो होगी सैलरी फॉर 2024-25 विच इज 24,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12, 4.5 लाख रुपए हमारी 24-25 की अपनी सैलरी होगी जो टैक्सेबल होगी। वो तो ऑब्वियसली भाई होनी चाहिए, है ना, वो तो होनी चाहिए। दूसरी सैलरी जो टैक्स होगी वो होगी जो हमें एरियर्स मिला है 2023-24 का 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज 60,000। ये है हमारी दूसरी सैलरी जो टैक्स है। मैंने आपको बताया था एरियर सैलरी, पुराने सालों की सैलरी अगर करंट ईयर में मिलती है तो वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है। तो मिली हमें 60,000 मिली है, ठीक है। 25,000 तो पहले ही मिल रही थी, 25,000 तो उस साल में भी मिली थी। 25,000 पे डिस्प्यूट नहीं था, डिस्प्यूट था 5,000 पे जो इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट कब मिला, वो इस वाले साल में मिला, 24-25 में मिला, प्रीवियस ईयर 24-25 में मिला, तो हमने टैक्स कर दिया 24-25 में। और लास्ट भाई एडवांस जो आपने अगले साल का एडवांस करंट ईयर में ले लिया वो भी भाई करंट ईयर में टैक्स होगा, क्योंकि एडवांस तो रिसीट बेसिस पे ही टैक्स होता है। तो एडवांस जो है वो 37,500 एक महीने की सैलरी आपकी टैक्स हो गई भाई दोबारा। तो टोटल टैक्सेबल सैलरी जो 24-25 की बनी वो बनी 5,47,500। एक छोटा सा प्रिंसिपल जो आपको भाई हमने इसमें एक्सप्लेन किया। बताओ समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बेसिक है, बेसिक चीज़ है हमारी सैलरी का, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो सैलरी में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट। अच्छा, दो वर्ड्स जो एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए दो वर्ड्स का इंटरचेंजेबली यूज़ करता है। तो एग्जामिनर ना एग्जाम में आपको दो चीज़ें दे सकता है जो आपको ध्यान रखनी है इसी तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर एक वर्ड में गड़बड़ी कर सकता है। अब देखो, एडवांस सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। एडवांस सैलरी का मतलब है आपको अगले महीनों की सैलरी एडवांस में मिल गई है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब है आपको मिला है लोन, और ये आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। एडवांस सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। समझे? वर्ड में देखना, एग्जामिनर आपको ना वर्ड में घुमा देता है। एग्जामिनर कहता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी मिल रहा है 50,000, बताओ करंट ईयर में टैक्सेबल होगा नहीं होगा? आप लिखते हो हाँ होगा, एडवांस सैलरी होते टैक्सेबल होता है। नहीं, दैट इज एडवांस अगेंस्ट सैलरी। लोन है ये, लोन कभी टैक्सेबल नहीं होता। आपकी सैलरी के अगेंस्ट आपको एडवांस मिला, लोन मिला, एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया। तो इंग्लिश का फर्क है, सिर्फ इंग्लिश का फर्क है, बट एग्जामिनर कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है इस वर्ड की वजह से। एक होता है एडवांस सैलरी जो टैक्सेबल होती है, एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो टैक्सेबल नहीं होता। दिस इज इन द नेचर ऑफ लोन, ये लोन है भाई, लोन, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, इन दोनों वर्ड्स को कैसे यूज करना है वो आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब शुरू करते हैं अपना सैलरी का चैप्टर। है तो सर हम 1 घंटे से क्या कर रहे थे? अगर अब सैलरी का चैप्टर शुरू करेंगे तो 1 घंटे से हम क्या कर रहे थे? पिछले 1 घंटे से झक मार रहे थे क्या हम? नहीं भाई, झक नहीं मार रहे थे। पिछले 1 घंटे से हम लोग बैकग्राउंड बिठा रहे थे, हम लोग बेसिक समझ रहे थे। जो मुद्दे की बात है, जो एग्जाम में चीज़ें आएंगी वो तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो अब से पहले पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आने वाली चीज़ें हैं, वो तो ऐसी चीज़ें हैं, वो तो बेसिक्स था। अब जो एग्जाम में आने वाला है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ें जो एक्चुअली आपके एग्जाम में रियल टर्म्स में पूछी जाती हैं। तो दिस इज हाउ सैलरी इज टैक्स्ड इन योर सैलरी हेड। ये फॉर्मेट है जिस हेड में आपका सैलरी भाई टैक्स होता है। बेसिक सैलरी, ठीक है, फीस, कमीशन, बोनस। तो सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर आपको फीस दे सकता है, कुछ एडिशनल काम आपने किया और वो कुछ एडिशनल काम करने के लिए भाई आपको एम्प्लॉयर ने कहा लो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो फीस। कमीशन, जितनी आप सेल्स करोगे उसका परसेंटेज हम तुम्हें दे देंगे। जैसे अगर तुमने साल की 50 लाख रुपए की सेल कराई, उसका 1% हम तुम्हें दे देंगे एज कमीशन। ठीक है, दैट इज कमीशन। बोनस, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं साल के एंड में उन्हें 1 सैलरी या 2 सैलरी या 3 सैलरी फालतू दिए जाते हैं, जिसे बोलते हैं बोनस। 1 सैलरी, 2 सैलरी और 3 सैलरी आर गिवन इन एक्स्ट्रा, दैट इज नोन एज बोनस। सो ये सब सैलरी के हेड में टैक्स होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से ये आपको इनकम दी जा रही है। नेक्स्ट है भाई अलाउंसेज, और 2 वर्ड्स हम यहां यूज करेंगे, अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स। और तीसरी और आखिरी चीज है रिटायरमेंट बेनिफिट। तो मेन जो सैलरी होती है उसके अलावा 3 कंपोनेंट और मिलते हैं आपको, अलाउंसेज, परक्विजिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये 3 चीजें हमारा जो अब पूरी क्लास में चर्चा रहेगी ना, जो हम अब अगली 4-5 क्लासेस करने वाले हैं, वो हमारा जो मेन
काम रहेगा वो ये रहेगा कि अलाउंसेस कैसे टैक्स होते हैं, परक्विजिट कैसे टैक्स होते हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे टैक्स होते हैं। इन तीनों ही आइटम के इर्द गिर्द हमारा पूरा का पूरा अगला लेक्चर, अगले 4-5 लेक्चर चलेंगे। तो यही चीजें हैं जो भाई एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं सैलरी चैप्टर में से। तो अब आपको अपने कान कैसे रखने हैं जरा वो चैट बॉक्स में लिख के बता दो। अपने ईयर्स को आपको कैसे रखना है वो जरा आप चैट बॉक्स में लिख के बता दो। आपके कान कैसे होने चाहिए अब ऑनवर्ड्स, अब जो क्लास स्टार्ट होने वाली है उसमें आपके कान का शेप कैसे होना चाहिए जरा चैट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड। रिया तिलवानी ने भेजा, दिया ने भी भेजा। वेरी गुड, परफेक्ट। आपके कान होने चाहिए ऐसे एकदम 100% टेंशन मेरी तरफ, ठीक है। तो अलाउंसेस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा और कंसेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है। वैसे तो इस कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन जनरली नहीं आते, लेकिन कई बार भाई एग्जामिनर आपको आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछ सकता है कि जरा पे ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग सैलरी कंप्यूट करके बता दो। क्या होता है ये पे ग्रेड सिस्टम? भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो इनकी भाई इनके एम्प्लॉयज होते हैं, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज पे ग्रेड सिस्टम के हिसाब से अपना इनकम पाते हैं, अपनी सैलरी पाते हैं। व्हाट डू मीन बाय पे ग्रेड सिस्टम? पे ग्रेड सिस्टम है मतलब आपको आज से आने वाले 10 साल तक आपको अपनी सैलरी ऑलरेडी पता है, आपका कितना इंक्रीमेंट होगा ये ऑलरेडी पता है। तो गवर्नमेंट महकमे में ये होता है कि भाई परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंक्रीमेंट नहीं होता। इंक्रीमेंट जो होता है वो एक फिक्स्ड आपका पहले से बता दिया जाता है कि पहले 3 साल आपको इतनी सैलरी मिलेगी, अगले 4 साल इतनी सैलरी मिलेगी, उससे अगले 5 साल इतनी सैलरी मिलेगी। इसे बोलते हैं पे ग्रेड सिस्टम। तो कोई फर्स्ट ईयर में जब गवर्नमेंट में जॉब करता है तो फिक्स है 25,000 रुपए मिलेगा फर्स्ट ईयर में जब जॉब करोगे। सेकेंड ईयर में उसको बढ़ा के कर दिया जाएगा 27,000। थर्ड ईयर में उसको बढ़ा के कर दिया जाएगा 29,000, 2-2 हजार का इंक्रीमेंट करा जाएगा। थर्ड ईयर के बाद 4-4 हजार का इंक्रीमेंट करा जाएगा क्योंकि आप सीनियर बन गए। तो पहले 3 साल 2-2 हजार का इंक्रीमेंट, थर्ड ईयर के बाद आपको 4 हजार का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा क्योंकि आप सीनियर बन गए, और 10 साल के बाद आपको 6,000 रुपए का इंक्रीमेंट करा जाएगा। हर महीने एवरी मंथ आपको इंक्रीमेंट करा जाएगा भाई 6-6 हजार का। सो ये प्रोसेस फॉलो होता है इन द ग्रेडिंग सिस्टम। 1 मिनट देना बस मुझे। में आपको पहले से ही पता होता है कि भाई आपका कितना कितना इनकम अगले कुछ सालों में होगा, ठीक है। अब पे ग्रेड सिस्टम में जो सैलरी आपको पता लगती है ना, वो देखो इस तरह पता लगती है, कुछ इस तरह सैलरी को डिनोट किया जाता है। देखो जरा, पे ग्रेड सिस्टम में जो सैलरी को बताया जाता है वो कुछ इस तरह बताया जाता है। 5,000 डैश 1,000 डैश 8,000 डैश 2,000 डैश 12,000। सर इसका क्या मतलब हुआ? ये तो सर बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज हो गई। सर इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं, आओ पढ़ते हैं और समझते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ पेमेंट वेयर इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को पहले से पता होता है उसका इंक्रीमेंट कितना कितना होगा, तो ये वो सिस्टम है। अच्छा, एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, विनोद जॉइन्स अ कंपनी ऑन अ पे स्केल ग्रेड सिस्टम। तो विनोद जो है पे स्केल ग्रेड सिस्टम पे कंपनी को ज्वाइन करता है ऑन 1 जनवरी 2025। तो विनोद ने कंपनी को कब ज्वाइन किया? 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया। बेसिक सैलरी इज गिवन एज, तो जो सैलरी दी हुई है विनोद की वो दी हुई है 5,000, 1,000, 8,000, 2,000, 12,000। हिज सैलरी फॉर जनवरी 2031 वुड बी, आपको एस्टिमेट करके बताना है कि भाई विनोद की सैलरी जनवरी 2031 में कितनी होगी। सर ऐसे कैसे बता दें जनवरी 2031 में कितनी होगी विनोद की सैलरी? आओ कंप्यूट करना मैं तुम्हें सिखाता हूं कि ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर की सैलरी कैसे एस्टिमेट कर सकते हो, कैसे कंप्यूट कर सकते हो। आओ तुम्हें सिखाता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा भाई जनवरी
2025 जब विनोद ने ज्वाइन करी कंपनी। फिर मैं लिखूंगा भाई जनवरी 2026, जनवरी 2027, जनवरी 2028, जनवरी 2029, जनवरी 2030 और जनवरी 2031। हमें जनवरी 2031 की सैलरी निकाल के लानी है अपने एम्प्लॉय की। ठीक है सर, तो आओ देखो कैसे सैलरी निकलेगी जनवरी 2031 की। अब इसको मैं रीड करना सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, इसको मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूं। अभी तुम्हें नहीं पता इसे पढ़ते कैसे, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूं। तो एक एम्प्लॉय है जिसने ज्वाइन किया है 5,000 रुपए पे। कैसे पता लगा? ये जो फर्स्ट होता है इसे बोलते हैं द ज्वाइनिंग सैलरी। जो पहला नंबर होता है उसे बोलते हैं द फर्स्ट सैलरी और द ज्वाइनिंग सैलरी। तो जनवरी 2025 में हमारे एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, इसकी सैलरी है 5,000 रुपए और पूरे एक साल इसकी सैलरी रहेगी 5,000 रुपए। ठीक है, अगले साल इसकी सैलरी बढ़ जाएगी बाय 1,000 रुपए। 1,000 रुपए से इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जनवरी 2026 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपए। फिर उसके अगले साल 1,000 रुपए से और बढ़ जाएगी, तो जनवरी 2027 सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपए। तो जनवरी 2026, जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक सैलरी कितनी रहेगी? 6,000 रुपए। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक सैलरी कितनी रहेगी? 5,000 रुपए। जनवरी 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक सैलरी कितनी रहेगी? 7,000 रुपए। तो सैलरी जो है वो 1,000 तक बढ़ेगी। और कब तक बढ़ेगी? जब तक वो सैलरी 8,000 ना पहुंच जाए। और 8,000 कौन से ईयर में पहुंचेगी? जनवरी 2028 में पहुंचेगी, क्योंकि जनवरी 2028 में सैलरी कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपए। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले वाले पार्ट का क्या मतलब हुआ? पहले वाले पार्ट का मतलब हुआ 5,000 की जो सैलरी है पर मंथ, उसे 1,000 बढ़ाओ हर एक साल में और तब तक बढ़ाते रहो जब तक सैलरी 8,000 ना हो जाए। तो 5,000 की सैलरी एक साल बढ़ानी है, 1,000 बढ़ानी है और तब तक बढ़ानी है जब तक वो जब तक वो 8,000 ना हो जाए। 1,000 रुपए सैलरी को बढ़ाते रहो। 5,000 से 6,000, 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000, 8,000 तक सैलरी 1,000 तक बढ़ाते रहो। तो जनवरी 2028 में इसकी सैलरी हो गई 8,000 रुपए। सर अब क्या करें? अब क्या इसकी सैलरी इंक्रीज ही नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल इंक्रीज होगी। उसके लिए जो दिया हुआ है वो दूसरा वाला पार्ट दिया हुआ है। अब जो सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि अब ये सीनियर बंदा हो गया है, अब जो सैलरी बढ़ेगी वो बढ़ेगी 2,000 रुपए से, 2,000 रुपए महीना। तो भाई जनवरी 2029 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? जनवरी 2029 में सैलरी हो जाएगी 10,000 रुपए महीना। तो जनवरी 2029 से लेकर दिसंबर 2029 तक सैलरी कितनी रहेगी? 10,000 रुपए महीना। जनवरी 2030 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपए महीना। जनवरी 2030 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपए महीना। वेरी गुड, रिया ने बिल्कुल सही लिखा है भाई, वेरी गुड। जनवरी 2029 10,000 रुपए महीना। जनवरी 2030 12,000, 12,000 रुपए महीना। सर ठीक है, 12,000 पहुंच गए सर। सर अब कितनी इंक्रीज होगी? तो भाई यहां आगे का कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब अब सैलरी आगे के सारे सालों में 12,000 ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल सब्सिक्वेंटली इसे रिवाइज किया जाए, जो 2031 के बाद कभी रिवाइज किया जाएगा। तो 2031 में इस पर्सन की सैलरी कितनी रहेगी? 12,000 रुपए महीना। ठीक है, सो ये है आपका आंसर। इन जनवरी 2031 द सैलरी विल बी 12,000 रुपीज। क्योंकि एक बार सैलरी भाई यहां पर रुक गई तो रुक जाएगी, उसके बाद कोई इंक्रीमेंट सैलरी में नहीं होगा, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। इस तरह हम ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सैलरी निकाल के लाते हैं। बताओ समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस। बस आपको ये रीड करना आना चाहिए, जो है ना ये वर्ड, ये आपको रीड करना आना चाहिए, दैट्स इट। एग्जाम में आने के चांसेस कम है भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मतलब पीछे एग्जाम में मतलब कभी रेयरली पूछा गया तो पूछा गया, अदरवाइज नहीं पूछा गया तो एग्जाम में आने में चांसेस मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कम ही है।